स्वागत है आपका चैनल गुट्टी फॉर लर्नर्स में। आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। आइए उससे पहले हम एक कहानी की ओर चलते हैं जो कि कोलबर्ग ने इस थ्योरी को बताने में इस्तेमाल की है। उसने हाइंस एक शख्स है जो कि कहीं यूरोप में रहता है। उसकी पत्नी बहुत बीमार है और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे एक दवा की ज़रूरत पड़ती है और वो दवा सिर्फ उसे एक दुकान पे मिलती है, ऐसी दुकान पे जहाँ पे उसे दुकानदार उस दवा को बहुत महंगा बेचता है। और हाइंस गरीब होता है और वो इतने पैसे जुटा नहीं पाता कि वो दवा खरीद सके। तो अंत में वो आकर क्या करता है, चोरी कर लेता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। जब कोलबर्ग ने इस कहानी का अध्ययन किया, इस कहानी को पढ़ा, तो उसने यहाँ पर दो चीजें सामने आई उससे उसके। पहला मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा, और दूसरा मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। दोस्तों यहाँ पे दोनों चीजों में मॉरल कॉमन है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि मोरालिटी ये सब चीजें क्या है। दोस्तों मोरालिटी कहते हैं नैतिकता को, यानी वो क्वालिटी हमारे अंदर, वो हमारे अंदर गुण जो जिससे हम सही गलत की पहचान करते हैं। और ये चीज हम अपने कल्चर से, सोसाइटी से ही सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वे ये सब चीजें समाज से सीखना शुरू कर देता है। नैतिक दुविधा, दुविधा से तो आप समझ गए होंगे कि हाइंस को कहाँ दुविधा सामने आई होगी। जैसे जब कभी भी हम किसी दो या दो का से अधिक कामों को चुनने में कोई दुविधा का सामना करते हैं, कोई परेशानी आती है कि किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है, तो वहाँ पे हमारे सामने क्या सिचुएशन आती है, नैतिक दुविधा की, मॉरल डिलेमा की सिचुएशन सामने आती है। जैसे हाइंस ने चोरी करते से पहले सोचा कि वो चोरी करे ना करे, अगर चोरी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, अगर वे नहीं करेगा अगर वो नहीं करता है तो उसकी भी मर जाएगी, है ना। और इसके बाद है मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा, यानी सही और गलत के बीच में फैसला करने में शामिल थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं। यानी आप सही और गलत के बीच में जिसे चुन रहे हैं, तो उस चुनने को क्या कहते हैं, मॉरल रीजनिंग। यानी जो भी थिंकिंग आपने लगाई कि क्या चीज़ मैं चुनूं और क्यों चुनूं, वो चीज़ क्या है, मॉरल रीजनिंग। हाँ, इसने सोचा कि अगर भी दवा नहीं चुराएगा तो उसकी बीवी मर जाएगी, उसके पास वही आखिरी रास्ता था, तो उसने क्या करा, दवा चुरा ली। यानी मॉरल रीजनिंग से उसने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों इस थ्योरी को कोलबर्ग ने तीन लेवल में बांटा है और 6 स्टेजेस में बांटा है। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, जो कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर, जो कि 4 से 10 साल है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता स्तर, जो कि 10 से 13 साल है। और तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर पारंपरिक नैतिकता स्तर, 13 से ऊपर, 13 टू अबव। और इनकी सब स्टेज है, इनके अंदर सब स्टेजेस हैं। पहली है प्री कन्वेंशनल की, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। स्टेज 3 कन्वेंशनल में आती है, जो कोई गुड बॉय एंड गुड गर्ल। स्टेज 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एंड स्टेज 5 जो कि आती है लेवल 3 में, सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। और स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आइए इसे समझ लेते हैं कि इनसे कोलबर्ग ने क्या मुराद लिया है, क्या मीनिंग लिया है इन स्टेजेस से, इन लेवल्स से अपनी इस थ्योरी के अंदर। दोस्तों पहला लेवल और स्तर है इस थ्योरी का प्री कन्वेंशनल मॉरल स्टेज, पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर, जो कि खुद पर जोर देता है। इसमें बच्चा खुद पर जोर देता है। इसमें पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन की, यानी आज्ञाकारिता और सजा। यहाँ पर बच्चा बड़ों की आज्ञा का पालन करता है पनिशमेंट के डर से। साफ साफ समझ में आ रहा होगा। यानी अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है और उसका पेरेंट्स उसे डांट देते हैं, मारते हैं, तो वो पनिशमेंट के डर से अपने बड़ों की बात मानेगा। यानी इस स्टेज में एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी बाहरी घटना बच्चे के बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है।
यानी इस स्टेज में बच्चा पनिशमेंट से बचने को और पुरस्कार यानी रिवार्ड पाने को प्रेफरेंस देता है। यानी बच्चा ऐसे काम करेगा जिससे उसे पनिशमेंट ना मिले, डांटा ना जाए, और उसकी और उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले, कुछ ना कुछ पुरस्कार मिले, तो वो ऐसा काम करेगा। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। देखो दोस्तों, इस स्टेज को कहीं कहीं स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं, यानी अहंकार की अवस्था। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसके मतलब से समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअलिज्म कहते हैं मतलब अपने आप पे कोई आदमी फोकस करता है, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। और एक्सचेंज यानी हम आदान प्रदान करते हैं चीज़ों का। तो इस स्टेज के अंदर बच्चा खुद की ज़रूरत को पूरा करने वाला होता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है ना। इसके दूसरों के बारे में ऐसे सोचता है कि अगर उसका काम कोई पूरा कर रहा है तो उसके बदले में वो भी दूसरों का काम पूरा कर देगा। मान लो आपने बच्चे से कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा आपका काम पूरा कर देगा, पानी ले आएगा अगर आप उसे चॉकलेट देंगे। तो इस हाथ दे उस हाथ ले वाली यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है। और इस स्टेज को ईगो भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या होता है, जिद्दी होता है थोड़ा, अपनी जो चीज़ वो सोचता है चाहे भले से ही वो झूठ हो तो उसे भी सही मानने लगता है ना। इस स्टेज में बच्चा दूसरों की जरूरत को भी समझने लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लेवल आता है दोस्तों, कन्वेंशनल मॉरल स्टेज, पारंपरिक नैतिकता स्तर, जो कि दूसरों पर फोकस करता है, यानी अब दूसरों की जरूरत पे भी जोर देने लगता है बच्चा। तो पहली इसमें तीसरी स्टेज है गुड बॉय एंड गुड गर्ल की, यानी अच्छा बनने की उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बच्चा इसे स्टेज को स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी कहते हैं, यानी प्रशंसा की अवस्था। इसमें बच्चा वो काम करता है जो सोसाइटी को अच्छे लगते हैं। इस अवस्था में चिंतन यानी जो भी चिंतन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों के हिसाब से सोचता है और अपने बिहेवियर को उस हिसाब से बदलता है। ऐसा काम करेगा बच्चा इस स्टेज में जिससे कि उसकी तारीफ की जाए। जैसे आपने बच्चे की किसी काम पे कोई तारीफ कर दी, बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई, आपने उसकी तारीफ कर दी कि वाह क्या ड्राइंग बनाई है, तो बच्चा क्या होगा, उसके बाद और अच्छी अच्छी ड्राइंग बना के लेके आएगा। तो इसी स्टेज को कहते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल। स्टेज 4, मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इस अवस्था में नैतिक विकास सामाजिक कानून, आदेश और कर्तव्यों पर आधारित होता है, यानी सोशल लॉ एंड ऑर्डर्स। इस स्टेज के अंदर बच्चा जानने लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोगों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका पालन करना उसे जरूरी है। बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की इस स्टेज में कोशिश करता है। इसका उदाहरण हो सकता है कि आपके आसपास गली मोहल्ले में, आपके परिवार में कोई भी ऐसे कानून बने होंगे, जैसे औरत पर्दे में रहती है, बच्चा रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे एक्स वाई जेड बहुत से हमारे सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स बने होते हैं, जिसका बच्चा इस स्टेज के अंदर आके पालन करने लगता है, समझने लगता है कि सोसाइटी के अंदर भी बहुत से लॉ एंड ऑर्डर है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर पारंपरिक नैतिकता स्तर, जो कि सिद्धांत जो सोसाइटी के अंदर प्रिंसिपल्स हैं उस पर जोर देता है। तो इसकी 5वीं स्टेज है इस थ्योरी की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। देखिए किसी भी स्टेज को उसके टाइटल से समझिए, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पर बच्चा जान लेता है कि समाज और लोगों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। हम समाज के उसूलों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि समाज भी हमें कुछ ना कुछ देता है, यानी हमारे राइट्स की रक्षा करता है। इस स्टेज में बच्चा मानता है कि सभी को समान अधिकार है। मान लीजिए कि बच्चा सोच रहा है कि सबको बोलने की आज़ादी है, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, तो ये चीज़ सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज हो चुकी है, सोसाइटी मान रही है चीज़ को, ये सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है कि सबको बोलने का समान अधिकार है, और बच्चा इस चीज़ को मानने लगता है इस स्टेज के अंदर आके, है ना। तो यहाँ पे बच्चा बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानने लगता है। तो इस स्टेज का नाम इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स रखा गया है। और 6th स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, इस स्टेज को स्टेज ऑफ कंसाइंस भी कहते हैं, यानी आंतरिक नैतिकता की स्टेज।
क्यों इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी जो हमारी सोसाइटी ने हमारे ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो उससे बाहर निकल कर सोचता है। मान लीजिए सोसाइटी ने कोई रूल बनाया और वो रूल बच्चे की समझ में नहीं आया, मतलब उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या है, उस रूल से बाहर निकल कर सोचने लगता है। तब बच्चा इस स्टेज के अंदर आ जाता है, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। मान लो कोई कह रहा है कि किसी सोसाइटी के अंदर है कि लड़की को हम पढ़ने नहीं देते क्योंकि लड़की पढ़ने से बिगड़ जाएगी। तो ये पूरे उस सोसाइटी के अंदर रूल बना हुआ है कि लड़की जो है वो पढ़ने से बिगड़ जाएगी। ठीक। तो लेकिन बच्चा इस स्टेज में अगर आकर ये सोचने लगता है कि नहीं, हर पढ़ने वाली लड़की नहीं बिगड़ती, हर पढ़ने वाली लड़की नहीं बिगड़ती, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करा। तो इसलिए इसे स्टेज ऑफ कंसाइंस एंड थिंकिंग भी कहा जाता है, यानी विवेक की अवस्था है। यानी उसने प्रिंसिपल्स से हट कर सोचा है, जो सोसाइटी ने या फिर जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं, नैतिक प्रतिबंध हैं उसके ऊपर, उससे बाहर आकर सोचा है। तो इसलिए इस स्टेज को यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहा गया है। दोस्तों, कोलबर्ग की इस थ्योरी की कुछ आलोचनाएं हैं, क्रिटिक्स हैं, जो कि है ये है आपकी स्क्रीन पर। कैरोल गिलिगन ने ये कहा है कि कोलबर्ग ने इस थ्योरी के अंदर लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया है। कैसे? हाइंस जो कि एक आदमी था, अगर हाइंस की जगह वहाँ पर कोई औरत होती, महिला होती, तो वो चोरी नहीं कर पाती। इसलिए कैरोल गिलिगन ने कहा है कि इस थ्योरी ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया है। दूसरा है, कोलबर्ग ने माना है कि मॉरल रीजनिंग हर जगह यूनिवर्सल होती है, यानी सार्वभौमिक होती है ये। यानी कहीं का भी बंदा होगा, किसी भी कल्चर का बंदा होगा, वो एक ही तरीके की मॉरल रीजनिंग लगाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉरल रीजनिंग कल्चर पे डिपेंड करती है कि हम जो भी हमारा मॉरलिटी निकल के आती है वो हमारे किससे निकल के आती है, सोसाइटी और कल्चर से। तो मॉरल रीजनिंग, मॉरलिटी, ये सारी की सारी जो वराई करती हैं, यानी डिपेंड करती हैं कल्चर टू कल्चर। किसी कल्चर में किसी चीज़ को अच्छा मानते होंगे, किसी कल्चर में किसी चीज़ को बुरा मानते होंगे, तो ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करती है। और तीसरा है कि कोलबर्ग ने ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, यानी उसने माना है, कोई ये कोई ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं थी। तो इसलिए इस थ्योरी को हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसने लिया है कोलबर्ग ने, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई है कि इसने कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं लिया। तो थ्योरी, इस थ्योरी की इस चीज़ को याद कैसे रखें? तो आओ भाई गुड ट्रिक से जानते हैं कि इसे कैसे याद रखें। तो देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये 5 चीज़ें आ रही हैं। इसे अगर आपने याद रख लिया, पेंसिल, ये क्या है, पेंसिल, रबड़, पेन, जेल पेन, पेन ड्राइव और सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इसे अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप इसकी स्टेजेस को और लेवल्स को याद रखोगे। कैसे? आइए देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज की घुट्टी में मिलाता हूँ आपको। जब कोलबर्ग प्री स्कूल में था तो वो पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल करता था। भाई जाहिर सी बात है, बच्चे जब छोटे स्कूल क्लास में होते हैं तो पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ से प्री स्कूल से निकालो प्री कन्वेंशनल, पेंसिल से निकालो पनिशमेंट, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। और इरेजर से निकालो ई फॉर इरेजर, एक्सचेंज एंड इंडिविजुअलिज्म, और ईगो भी आता है इसमें, तो ईगो भी निकाल लो, यानी ई फॉर एक्सचेंज एंड इंडिविजुअलिज्म एंड ई फॉर ईगो। तो इससे में ध्यान रहेगा पेंसिल और रबड़ से। भाई प्री स्कूल के अंदर बच्चा पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो पेंसिल और इरेजर को आपको ध्यान रखना है कि प्री स्कूल में पेंसिल और इरेजर बच्चा इस्तेमाल करता है। पी फॉर पनिशमेंट और ई फॉर एक्सचेंज और ईगो, ठीक है। आइए, कन्वेंशनल स्टेज घुट्टी। ये घुट्टी क्या है? जब कोलबर्ग कॉन्वेंट स्कूल में चला गया तो उसने किस चीज़ का इस्तेमाल करा? जेल पेन का इस्तेमाल करा। भाई बड़ी क्लास में बच्चे जेल पेन का, 6 क्लास के बाद 7 क्लास में, 8th में, इन सब में क्या होता है, बच्चे पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कॉन्वेंट स्कूल में गया, कॉन्वेंट स्कूल बोले तो कन्वेंशनल स्टेज, कॉन्वेंट, कन्वेंशनल, जेल पेन, तो जेल से जी और एल निकाल लो, क्या निकाल लो? जी और एल निकाल लो। तो जी फॉर गुड बॉय एंड गुड गर्ल, एल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों पॉइंट आते हैं ना भाई। तो जेल से ध्यान रहेगा भाई, कॉन्वेंट स्कूल में चला गया गोलबर्ग, तुमने जेल पेन का इस्तेमाल करा, और जेल से जी और एल निकाल लो, जी से गुड
बॉय एंड गुड गर्ल, एल से लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज छुट्टी। जब कोलबर्ग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मतलब कॉलेज में था, तो वो सिस्टम और यूएसबी वाली पेन ड्राइव इस्तेमाल करने लगा। भाई बड़े कॉलेज में होते तो हम क्या करते हैं, सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, वीडियो देखते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन से हम समझ लो पोस्ट कन्वेंशनल, क्या समझ लो, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और सिस्टम से समझ लो सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, एज फॉर सिस्टम एज फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। और एक स्टेज और है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूएसबी पेन ड्राइव, यू फॉर यूनिवर्सल एथिकल, यू से यूएसबी और यू से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, पी से पेन ड्राइव और पी से प्रिंसिपल। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन में था कोलबर्ग, तो वो क्या करता था, सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम और यूएसबी पेन ड्राइव वो इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों ये इस चीज़ से आपको जो है इसकी स्टेज आसानी से याद जाएगी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।